2013 से लेकर 2022 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस सीरीज हमने स्टार्ट की है, आज उसका ये सेकंड पार्ट है और इसमें हम 2022 के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देख रहे हैं। इसका पहला पार्ट हम लोग ऑलरेडी कल कर चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है और इसमें बच्चे के क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से कंप्लीट करेंगे। और मेरा नाम शिवम है और मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स 2 बार क्रैक किया हुआ है। सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के साथ साथ में कुछ ट्रिक्स और कुछ लॉजिकल गैस वर्क की भी बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन हमको नहीं आता है फिर भी कैसे हम लॉजिकल गैसिंग करके निगेटिव मार्क्स को मिनिमाइज और पॉजिटिव मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन से। आज का क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। मतलब कोई एक कंपनी या कोई संस्था जो खर्चा कर रही है तो उसके स्वभाव के बारे में बात किया गया है। तो जैसे है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी खरीदी जा रही है, एक्वायर की जा रही है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और ये कोई डेप्ट फाइनेंसिंग है, मतलब उधार किसी को चुकाया जा रहा है, तो वो भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ये दो पार्ट हैं। तो हमें पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इकोनॉमी का जब भी क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पे उसके बारे में सोचो और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सोचते ही बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। तो रेवेन्यू और कैपिटल में डिफरेंस ये होता है कि रेवेन्यू में क्या होता है, या तो कोई एसेट जनरेट होती है या फिर कोई लाइबिलिटी होती है, ख़त्म होती है, कम होती है। यदि ये दो चीज़ें हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। पहले में क्या है, एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब यहाँ पे कुछ जनरेट हुआ है, एसेट जनरेट हुआ, तो इसका मतलब ये क्या होगा, पहला इस कैपिटल एक्सपेंडिचर सही होगा। दूसरे में क्या है कि डेप्थ फाइनेंसिंग इस कंसीडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेप्थ है मतलब हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो ये क्या होगा, कैपिटल होगा, सही है। लेकिन भाई इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसीडर रेवेन्यू, क्यों भाई, लेकिन क्या बोला, इक्विटी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। कैसे, इक्विटी से भी तो हमारा, यदि हमने किसी के शेयर्स बेचे हैं या हमने जैसे मेरी एक कंपनी है और हमने उसके कुछ शेयर्स को किसी और को दिया है, तो मतलब मैंने अपने एसेट्स को किसी और को दिया है ना, अब वो हमारी कंपनी से रेवेन्यू लेगा, जो भी इनकम आएगी उसका एक परसेंटेज लेगा, इक्विटी लेगा। तो मतलब यहाँ पे क्या, ये रेवेन्यू नहीं, ये भी कैपिटल होगा। मतलब डेप्थ और इक्विटी बोथ आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब इसका दूसरा ऑप्शन गलत होगा, पहला सही होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ में आया, कैपिटल और रेवेन्यू क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वही होंगे जहाँ पे एसेट जनरेट हो या फिर लाइबिलिटी खत्म हो, और उसके अलावा जो सारे एक्सपेंडिचर्स होंगे या फिर इनकम्स भी होगी वो सब रेवेन्यू होगी। तो मतलब बस कैपिटल यहाँ पे दिखे, एसेट और लाइबिलिटी, ये दो चीज़ें याद करके क्वेश्चन डील हो जाएगा और गलत नहीं होगा कभी भी ये क्वेश्चन। और इसमें एक हम ट्रिक की भी बात कर लेते हैं। जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसका, जैसे इसका स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या किया गया है कि दो सेम चीज़ें हैं, मतलब सेम कॉन्सेप्ट को एक साथ रखा गया और कॉन्ट्रडिक्शन दिखाने के बाद किया गया कि पहले में ये चीज़ बोली गई, दूसरे में ये चीज़ बोली गई। तो जब भी एक ही सेंटेंस में, जब एक ही सेंटेंस में ये दो बातें की जा रही हैं और उन दोनों में आपस में कोई कॉन्ट्रडिक्शन या रिलेशन दिखाया जा रहा है, तो वो मोस्टली गलत होती हैं। कई बार क्या करता है कि वो ऊपर वाली की बात नीचे और नीचे वाली की बात ऊपर कर देता है। मतलब जो यदि ऊपर कोई बात चीज़ लिखी तो उसके फीचर्स को नीचे लिख दूसरे वाले सेंटेंस में जोड़ देगा, दूसरे वाले को पहले वाले में जोड़ देगा। जैसे कुछ डिफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी क्या करता है, पहले में जो टर्म दिया होता है उसकी डिफिनेशन नीचे वाले में लिख देता है और नीचे वाली डिफिनेशन ऊपर वाले में लिख देता है। हालांकि यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया, लेकिन इसमें भी दो चीज़ों के बारे में बात किया गया। तो जब भी ऐसा है कि दो चीज़ें बात की जा रही हैं एक ही सेंटेंस में और हमको कोई आइडिया नहीं है कि क्या होगा, तो हम उसको गलत मान के चल सकते हैं। लेकिन ये तभी यूज़ करना है जब हमें कोई भी लॉजिक नहीं बन रहा है, कोई भी कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है, तभी ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है, बोरोइंग के बारे में। पहला स्टेटमेंट है, अ शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टुवर्ड गवर्नमेंट बोरोइंग। तो मतलब क्या, एक हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड कैसे कैसे पैसा सेव कर सकता है। हो सकता है उसका पैसा बैंक में डिपॉजिट हो सकता है उसने स्मॉल सेविंग स्कीम्स में खर्चा कर रखा हो, इन्वेस्ट कर रखा हो, जैसे कि उसने किसान विकास पत्र खरीद रखा हो। तो ये दो तीन चीज़ें हो गई जिससे वो पैसा बचा सकता है, सेविंग कर सकता है। तो इसमें पता है जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं उसके थ्रू जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो यहाँ से पैसा उधार लेती है। तो इस तरीके से हमें क्या पता चल रहा है कि पहला स्टेटमेंट सही होगा कि अ शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टुवर्ड द गवर्नमेंट बोरोइंग। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा बात किया जा रहा है कि जो डेटेड सिक्योरिटीज़ हैं इशूड एट मार्केटेबल रेट्स इन ऑक्शन फ्रॉम अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेप्थ। तो इसके बारे में हम बताते हैं आपको कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जो भी उधारी लेती है, कई टाइप से उधार लेती है, दो तीन पार्ट होते हैं, उसमें एक पार्ट होता है जिसको हम पब्लिक डेप्थ बोलते हैं। पब्लिक डेप्थ का मतलब क्या होता है, जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को परिपेक्ष में लोन लिया जाता है, कि उसकी सिक्योरिटी देकर लोन लिया जाता है, वो सारा पब्लिक डेप्थ के अंदर आता है। और पब्लिक डेप्थ के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। तो अभी हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, इंटरनल डेप्थ की। तो इंटरनल डेप्थ के अंदर चलते हैं। तो इंटरनल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मार्केटेबल जिसके बारे में इसने पूछा है, और एक होता है नॉन मार्केटेबल।
ठीक है। तो ये इसके बारे में पूछा, तो इसके अंदर चलते हैं। ये भी दो टाइप के होते हैं, इसमें होता है एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और दूसरा होता है ट्रेजरी बिल। और ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है ये लगभग 35% प्लस ऑफ जीडीपी जो है उतना पार्ट है इसका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, जो डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उनका डेप्थ में। तो इस तरीके से पता चल रहा है कि ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। और यदि हम फैक्ट पे जाएँ तो ये जो टोटल पब्लिक डेप्थ होता है, जिसके बारे में यहाँ पे अच्छा पब्लिक डेप्थ के बारे में नहीं पूछा है, लेकिन जो हमारा पब्लिक डेप्ट है ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में लिया गया है, तो उसका ये 60% से भी ज़्यादा पार्ट ये है डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। तो इससे पता चल रहा है कि डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारे इंटरनल डेप्थ का। तो इसका दोनों ही ऑप्शन सही होगा। बाकी एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि ये बाई चांस हमें नहीं पता है दूसरा स्टेटमेंट के बारे में, जो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके अंदर घुस के पूछा गया। मतलब कैसे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की, उसके पब्लिक डेप्थ, फिर इसके अंदर भी इंटरनल एक्सटर्नल, और उसके अंदर इंटरनल के अंदर मार्केटेबल, नॉन मार्केटेबल, और मार्केटेबल के अंदर भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल के दो पार्ट होते हैं। तो डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसके बारे में घुस के पूछा गया। तो जब भी ऐसा स्टेटमेंट आ जा रहा है जो बहुत ही पर्टिकुलर, बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ पूछ रहा है, कि टू द पॉइंट चीज़ पूछ रहा है, और उसमें उसमें कोई डेटा यूज़ नहीं किया है, उसने कोई डेटा यूज़ नहीं किया, लेकिन बहुत ही पर्टिकुलर और बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ पूछ रहा है, तो उसको हम मोर देन 70% केसेस में सही मान के रखा जाता है। वो सही होता है 99% केसेस में। तो एक ये भी ट्रिक है, यूज़ कर सकते हैं आप लोग। मैं इन चीज़ों को यूज़ करता हूँ एग्जाम में, और यही हेल्प करता है कट ऑफ को क्लियर करने में। तो एक ये चीज़ है कि कोई भी बहुत पर्टिकुलर चीज़, बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ पूछी जा रही है, तो हम उसको सही मान सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में और इंडिया पे उसके इम्पैक्ट के बारे में। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू द कैपिटल फ्लाइट। उसके बाद में दूसरा है कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। तीसरा है डिवेल्युएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज द करेंसी रिस्क ऑफ एसोसिएट। हाँ देखो, जब भी 3 ऑप्शंस हों किसी भी क्वेश्चन में, तो तीनों पढ़ना है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है कि तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। सेकंड प्रायोरिटी ये है कि उन तीनों स्टेटमेंट में जो भी कॉन्सेप्ट हमको बिल्कुल अच्छे से आता है, जिसमें कोई डाउट नहीं, हमें उससे रिलेटेड स्टेटमेंट में सबसे पहले सोचना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिर्फ उस स्टेटमेंट से ही हमारा सही आंसर आ जाता है, बाकी पे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे इसका स्टेटमेंट नंबर 3 है। स्टेटमेंट नंबर 3 में हमें आराम से पता है, अच्छे से पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इस कॉन्सेप्ट में, बिल्कुल क्लियर है, ईजी कॉन्सेप्ट है। तो उससे हमारे सवाल का जवाब आ जाएगा। सवाल का जवाब कैसे आ जाएगा कि जब भी करेंसी डिवैल्यू होगी, मतलब पहले $1 बराबर मान लो 80 रुपये थे, अब करेंसी डिवैल्यू होकर क्या हो गए, $1 बराबर 100 रुपये हो गए। तो अभी क्या है, जब करेंसी डिवैल्यू होगी तो हम बाहर से जो भी इंपोर्ट करेंगे वो हमारा महंगा होगा। अब इंपोर्ट करने में चाहे हम कोई सामान कर लें या फिर हम बाहर से रुपए लेके आ जाएं, जिसको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग बोलेंगे। क्योंकि हमको दोनों ही मामले में क्या करना है, बाहर डॉलर देना है। पहले $1 पे करने के लिए हमको 80 रुपये पे करने पड़ते थे, लेकिन अभी $1 हमको पे करना है तो हमको 100 रुपये पे करना पड़ेगा। तो मतलब क्या है कि जो करेंसी की रिस्क है वो बढ़ गई है। लेकिन इसमें क्या लिखा है कि डिवेल्यूशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेज द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? कि डिवैल्यू करेंसी हो रही है, तो पहले हमको यदि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से पैसा देना था $1, तो हमें 80 रुपये आरबीआई के पास में लेकर आएंगे, उसने $1 दिया, वो हम बाहर पे कर देंगे। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग बाहर से पैसा आया, तो उसके परिप्रेक्ष्य में वो बाहर हमको पैसा देना भी पड़ेगा ना, हमारी लाइबिलिटी है देने की। तो पहले से ज़्यादा भी हमको रुपये पे करना पड़ेगा। अभी $1 के लिए हमें 100 रुपये लेके जाने पड़ेगा आरबीआई के पास में, $1 लेके फिर देना पड़ेगा। क्योंकि इसमें ऐसे नहीं सोचना कि बाहर से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग है तो बाहर से पैसा आ रहा है तो हमारा क्या फ़ायदा है, कैंसिल। क्योंकि ये बाहर से पैसा आया तो पैसा देना भी पड़ेगा, और पैसा देने से क्या होगा, हमें ये बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, जितना हमने उम्मीद किया था उससे ज़्यादा। क्योंकि और करेंसी डिवैल्यू होगी तो हमें और ज़्यादा पैसा बाहर पे करना पड़ेगा। तो इसलिए ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। और जैसे ये पता चल जाएगा वैसे हमको आगे सोचना है, तीसरा इधर गलत है, इधर गया, इधर गया, सीधे बचा पहला स्टेटमेंट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिया। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है कि इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, वो रेगुलेट होती है आरबीआई के बाद में। तो वही मैंने बोला, जब भी 3 स्टेटमेंट है तो जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है, फर्स्ट उस पर फोकस करेंगे और तीनों स्टेटमेंट पढ़ेंगे जरूर, भले ही हमको पहले स्टेटमेंट में क्यों ना आंसर मिल गया हो। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या था, रेटिंग एजेंसी पब्लिक नोज ICRA इस पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और तीसरा है ब्रिकवर्क रेटिंग इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, बट इसके बारे में आइडिया है हमको। देखो, एग्जाम हॉल में ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे ऑप्शंस के बारे में पता हो, जैसे इसमें इन दोनों के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं, लेकिन हाँ पहले के बारे में पता है। जो इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो काम जो करता है सेबी करता है। और जैसे हमको देखा कि पहला स्टेटमेंट गलत है तो हमें और कुछ जानने की जरूरत नहीं, सीधे बी आंसर हो गया। और यदि इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेबी हो गया, आरबीआई हो गया,
ये दोनों इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा पूरा मॉनेटरी पॉलिसी का काम देखता है, ये पूरा का पूरा शेयर मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट वाला काम ये देखता है। तो ये आपने सेबी के बारे में नहीं पढ़ा, आरबीआई के बारे में तो सब लोग पढ़ लेते हैं, सेबी निगलेक्ट हो जाता है। तो सेबी के काम, उसका कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कब पहले गवर्नमेंट ऑर्डर से बना, फिर उसके लिए एक एक्ट लेके आया गया, तो उसका किस तरीके से डेवलपमेंट है वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो इससे ये पता चल गया इस क्वेश्चन में कि तीनों ऑप्शन पता होना में ज़रूरी नहीं है, बस एक ऑप्शन पता है तो भी चल जाएगा। और इसमें पहला क्या है कि इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का जो काम है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और इसके साथ ही इस क्वेश्चन से दो चीज़ें और पता चल गई कि जो ICR है वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और ब्रिकवर्ड रेटिंग कंपनी वो भी है, वो भी इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ये सब चीज़ें, सारे स्टेटमेंट इसलिए याद रखने कि हर बार क्वेश्चन कुछ ना कुछ रिपीट होते हैं। जैसे हम अभी जस्ट बोल रहे थे कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो जैसे ये बैंक बोर्ड ब्यूरो, ये जस्ट 2021 में भी क्वेश्चन आया था, 2021 या 20 में आया था ये क्वेश्चन, और 2022 में फिर से रिपीट हुआ है। तो इसमें क्या है, बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में पूछा गया। और 2023 के लिए भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी बैंक बोर्ड ब्यूरो को ख़त्म करके उसकी जगह पे नया एक इंस्टीट्यूशन बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि बैंक बोर्ड ब्यूरो में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू आ रहा है। तो इसके लिए कोर्ट ने भी बोला था कि आप एक अलग इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट बनाइए, और गवर्नमेंट ने भी डिसीजन ले लिया है कि बैंक बोर्ड जगह पर एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा। तो 2023 के लिए भी इसको देखना है। अब ये पुराना टॉपिक हो गया है, पिछले समय की बात है, तो इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं, बस ऊपर से देख लेना है कि बैंक बोर्ड काम, ये जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो इसका जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, यही लास्ट ईयर के पेपर में आया था, और इसका यही काम है। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो रिकमेंड द सिलेक्शन ऑफ हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। दूसरा तो बिल्कुल सही है, इसको हटा दो, बाकी 3 में से कुछ होगा। द गवर्नर ऑफ RBI इज़ द चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। ये एक बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, और ये गलत है एक्चुअली में। अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग अफेयर्स के सेक्रेटरी होते हैं वो इसके हेड हैं, चेयरमैन है। और जो बैंक बोर्ड ब्यूरो होता है उसमें क्या होता है कि एक चेयरपर्सन होता है प्लस 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, और इस तरीके से ये पूरा पूरा इंस्टीट्यूशन होता है। जैसे पता चला कि पहला स्टेटमेंट गलत है, जैसे पहला गलत पता चलेगा सारा आ जाएगा। तो सारा गेम एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में ही होता है। और जब भी हमें कोई भी इंस्टीट्यूशन पढ़ना है, बैंकिंग से रिलेटेड, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट किसी से भी रिलेटेड, तो 3-4 चीज़ें पढ़नी होती हैं। उसका हेड कौन है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और ये या उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट कमेटी है या फिर कोई लॉ है इंपॉर्टेंट, तो उसको एक बार देख लेना है। यदि ये 3 चीज़ें देख लेते तो मोस्टली क्वेश्चन हमारा सही हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, हेड क्या है, और वो कौन से एक्ट के तहत बनी या कौन सी कमेटी से रिलेटेड है। उसके बाद में देखते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के बारे में। कन्वर्टेबल बॉन्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि वो बॉन्ड्स जो शुरुआत में क्या था, बॉन्ड थे, लेकिन कुछ समय के बाद में वो सिक्योरिटीज़ में, इक्विटी में चेंज हो जाते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे मेरी कंपनी है, तो मुझे कंपनी में क्या होगा कि हम उसको इक्विटी में देने का ऑप्शन भी रखें हैं, तो हम इंटरेस्ट रेट कम पे कर सकते हैं शुरुआत में। जैसे यदि मान लो पूरा पूरा बॉन्ड में होता है तो हमें 8% पे करना था, लेकिन अभी वो बॉन्ड बाद में इक्विटी में बदल जाएगा, तो हम अभी उसको 7% या 6% पे भी पे करेंगे, तो लोग खरीद लेगा। दूसरा चीज़ क्या होगा, कंपनी हमारी नई नई है, तो लोगों को डाउट होगा कि शुरुआत में इक्विटी में पता नहीं कंपनी प्रॉफिट करेगा या लॉस करेगा, तो लोग इक्विटी की जगह पे बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि बॉन्ड में उनका फिक्स है कि इतना इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। तो इस धारणा का जो इक्विटी के प्रति लोगों का संशय होता है, उसको दूर करते हुए भी कंपनी में पैसा आ पाए, कैपिटल आ पाए, पूंजी आ पाए, उसके लिए भी ये कन्वर्टेबल बॉन्ड हेल्प करता है। तो ये हो गया कंपनी के पर्सपेक्टिव से कि कैसे हेल्प करता है। लेकिन यदि हम एक बॉन्ड धारक हैं, जो हमने कन्वर्टेबल बॉन्ड खरीदा है, तो उसका पहला फ़ायदा ये है कि शुरुआत में हमें एक फिक्स इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन बाद में जब वो कंपनी थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, वो प्रॉफिट करने लगेगी, तो उसमें हमारा इक्विटी हो जाएगा। मतलब पहले तो फिक्स इनकम मिलती रही, लेकिन जब वो कंपनी फ़ायदा करने लगे तो हमको इक्विटी के तहत और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिल जाएगा, तो ये बॉन्ड धारक को फ़ायदा हो जाएगा। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया। एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर द इक्विटी कन्वर्टेबल बॉन्ड एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, पहला सही है। देखो लो क्यों है, पहला यहीं पे बताया 8 से हमने 7 और 6 पे भी दे सकता है, क्योंकि उसे पता है कि बाद में कंपनी फ़ायदा करेगी तो हम इक्विटी में चेंज कर देते, तो फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट होने के उद्देश्य से जो अभी खरीदार हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो कम इंटरेस्ट में भी मान जाएंगे और ले सकते हैं। और दूसरा चीज़ क्या होता है, द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी एफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइस। हाँ देखो, इंडेक्सेशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या होता है कि जैसे आज हमने कुछ रुपए इन्वेस्ट किए और 100 रुपये इन्वेस्ट किए, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ में वो 100 रुपये की वैल्यू जो आज हम कर सकते थे वो फ्यूचर में 100 रुपये में नहीं कर पाएंगे। तो जो भी चीज़ है उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना ही इंडेक्सेशन के रूप में होता है। तो इसमें क्या फ़ायदा होता है, इसमें ये फ़ायदा होता है कि जो हमारा
टैक्सेबल इनकम होती है वो सरकार उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देती है। जैसे मान लो 100 रुपये ही हैं जिस पर हमें टैक्स लगना था, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा कि अच्छा अभी तो उसकी उतनी वैल्यू रही नहीं, तो अभी हम 100 रुपये ने मान लो 150 रुपये में आपसे टैक्स लेंगे, तो जो 50 रुपये बचा वो हमारा प्रॉफिट के रूप में बन जाता है। दूसरा चीज़ क्या हो गया, इससे क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसमें भी फ़ायदा मिलता है, और ये वाला तो फ़ायदा पता ही चल गया कि टैक्सेबल इनकम के रूप में फ़ायदा मिलता है। तो इससे क्या हो गया, देखते हैं द ऑप्शन टू कन्वर्ट इक्विटी फॉर बॉन्ड होल्डर टू अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइस। हाँ, जो राइजिंग कंज्यूमर प्राइस जो इन्फ्लेशन हुआ उससे बेनिफिट मिला ना, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट उसकी सेविंग पे नहीं पड़ा, उसकी सेविंग्स पे नहीं पड़ा, तो उसको ओवरऑल उसकी इनकम में फ़ायदा ही हुआ जो उसकी सेविंग्स थी। तो इस तरीके से इसका क्या हुआ, दोनों से हुआ। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा वाला पॉइंट, पहला वाला पॉइंट तो अच्छे से एक्सप्लेन हो गया। तो इंडेक्सेशन मतलब इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दिया गया है। इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दिया गया है, जैसे हमने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ी तो उस पैसे की वैल्यू कम हो गई, उससे हमें कोई नुकसान ना हो, उस चीज़ को दूर करने के लिए इंडेक्सेशन का प्रोसेस अपनाया जाता है। तो इस हिसाब से इसका दूसरा स्टेटमेंट भी सही होगा। यदि इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट आता है या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर जो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं, तो आप उस पर भी क्वेश्चन का डाउट पूछ सकते हैं और हम लोग उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद में क्या है कि इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है हमारा, इसका सारे स्टेटमेंट, लेकिन इजी सा क्वेश्चन फिर भी हमें सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। पहला डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ना, इन्फ्लेशन ऑफ मैनेजमेंट कमीशन, ये तो बहुत छोटी चीज़ की बात करी है भी नहीं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये तो पूरा ओवरऑल इकोनॉमी की बात देखता है, इन्फ्लेशन के साथ मतलब बहुत सारी चीज़ें देखता है। इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव इन्फ्लेशन नहीं है, आरबीआई का ही प्राइम ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। हमने पढ़ा होगा कि 4 + -2 का आरबीआई का टारगेट होता है, और इसी को डील करने के लिए वो मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होती है, उसमें वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सब कुछ डिसाइड करते हैं कि इन्फ्लेशन कम करना है, ज़्यादा करना है। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या देखा जाए, रिटेल इन्फ्लेशन जो है ना 7% के ऊपर चली गई है। तो अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी उसके तहत क्या किया गया है, रेपो रेट को जो बढ़ा दिया गया है, ताकि मार्केट में मनी सप्लाई थोड़ी सी कम हो, मनी सप्लाई थोड़ी सी कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होगा। सॉरी, तो ये क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद में ये आखिरी क्वेश्चन बचता है, देखते हैं। सॉरी, एक आखिरी क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन और कल छूट गया था, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। 2 क्वेश्चन के बाद में 2022 के जितने भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं सारे कवर हो जाएंगे। इसमें क्या है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, क्लोजर, रिटेंचमेंट एंड ले ऑफ द फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग वर्कर। तो देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, नहीं पता होगा मोस्टली लोगों को ये किसका है। तो एम्प्लॉइंग वर्कर की बात किया जाए तो वर्कर में क्या क्या सभी लोग आ जाएंगे, मैनेजर वाले भी आ जाएंगे, जो लेबर है, टेक्निकल वर्कर है, नॉन टेक्निकल वर्कर है, मतलब एक जनरल पर्सपेक्टिव देखा है तो इसमें सब आ जाएंगे। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस इसको ऐसे क्वेश्चन मार्क डालते हैं, क्लियर नहीं, बट इतना ये पता है कि ये बड़ी बड़ी चीज़ें करता है। जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें मतलब पूरे देश के लेवल पे कॉम्प्रिहेंसिव व्यू में देखने के लिए कि अच्छा रिटेल इन्फ्लेशन कैसे चल रहा है, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, ग्रोथ रेट कैसे, तो ये बहुत बड़े बड़े काम करता है। तो हो सकता है कि ये ना हो, क्योंकि एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ पे जा रहा है। दूसरा DPIIT, मतलब ये इंटरनल ट्रेड के बारे में बात कर रहा है। तो इंटरनल ट्रेड और वर्कर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट हाँ इनडायरेक्ट रिलेशन है, तो ये भी हो सकता है, बट चांसेस कम है। हो सकता है बट चांसेस कम है, हो सकता है बट चांसेस कम है। लेबर ब्यूरो, ये लेबर, यहाँ पे भी वर्कर की बात की जा रही है, लेबर, तो मतलब ये सारे के सारे लेबर ही हो सकते हैं, तो इसके होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये तो सिर्फ बहुत स्पेसिफिक बात है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो ये दोनों मतलब एक दूसरे से सिंक नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, और क्वेश्चन के बेसिस पे ही कॉमन सेंस लगाते हुए हमें ऑप्शन चूज़ करना है। तो इसमें ये देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं क्वेश्चंस में, और यहाँ पे टेक्निकल की बात कर रहा है तो ये गलत है। और इसका जो सी वाला है वो काफ़ी ज़्यादा लिंक दिख रहा है, लेबर है, और इधर भी ये सारे जो है ना फैक्ट्री के लेबर ही तो हैं, काम कर रहे हैं, उसके बीच साथ में उसको वेज मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन सी होने का ज़्यादा चांस है, और यही इसका सही आंसर है। हाँ, कल ये क्वेश्चन छूट गया था। तो नीर और रीर के बारे में था ये क्वेश्चन। तो नीर होता क्या है और रीर क्या होता है। जो नीर होता है इज़ अ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसी अगेंस्ट अ वेटेड एवरेज ऑफ सेवरल फॉरेन करेंसीज। मतलब हम कहीं दूसरे, मतलब कोई एक कंट्री है, वो सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि किसी एक कंट्री के साथ ही ट्रेड कर रहा हो, वो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड कर रहा होता है। तो उसका इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कितना है, तो उसमें क्या करता है कि किसी कंट्री से वो कितनी सामान मंगाता है उसको उतना वेटेज देके, जैसे मान लो C2 से उसने 10 चीज़ें मंगाई और C3 से उसने 15 चीज़ें मंगाई, तो जब भी वो ओवरऑल निकालेगा, मतलब मेजरमेंट करेगा कि उसके करेंसी की वैल्यू क्या चल रही है, एक्सचेंज रेट क्या है, तो इनकी करेंसी के साथ होने वाले ट्रेड की वैल्यूम को उतना वेटेज दे के फिर कैलकुलेट करके जो निकलेगा वो होगा नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट।
और इसी में यदि हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देंगे तो रीर आ जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो अब देखते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, नीर ज़्यादा दिखेगा, और रीर तो इन्फ्लेशन से एडजस्टेड है तो रीर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो मतलब नीर बढ़ेगा, और नीर बढ़ेगा तो जो रीर और नीर के बीच का जो है गैप बढ़ेगा। समझ में आया? इन्फ्लेशन बढ़ा तो रीर बढ़ेगा क्योंकि नॉमिनल है, सारा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इस पर दिख रहा है, लेकिन रीर पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो जैसे 4% का यहाँ पे इन्फ्लेशन है तो इतना गैप है, यदि यहाँ पे 6% का इन्फ्लेशन हो जाएगा तो ये गैप इतना बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ का तीसरा स्टेटमेंट देखो, एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटेड टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज इज लाइकली टू कॉज ए इंक्रीज डाइवर्जेंस बिटवीन नीड एंड रीड। मतलब ये सही है। देखिए, इसका तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही पता चलेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा तो उन दोनों का गैप बढ़ेगा, तो तीसरा सही होगा। जिसमें तीसरा नहीं, इसको उड़ा देते हैं। तो अभी हमारे पास 3 ऑप्शन बचे। अब चलते हैं पहला, एन इंक्रीज इन नीड इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़। हाँ सही, इन्फ्लेशन ज़्यादा हुआ तो नीड बढ़ेगा, और मतलब एप्रिसिएशन भी दिखा ही रहा है एक तरीके के, दूसरे की तुलना में हमारी करेंसी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। ये सिंपल सी बात है, ये एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ये तीसरा स्टेटमेंट क्या है, एन इंक्रीज इन रीड इंडिकेट्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेड कम्पिटिटिवनेस। नहीं, ऐसा नहीं होता, ट्रेड कम्पिटिटिवनेस बढ़ता नहीं बल्कि घटता है, क्योंकि जैसे हमारा एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, पहले हम ये बाहर वाला लोग $1 में हमारे यहाँ से 1 किलो मैंगो को मान लो इंपोर्ट करता था, और यदि रीड बढ़ेगा तो अभी उसको 1 किलो मैंगो को इंपोर्ट करने के लिए उसको $2 खर्च करना पड़ेगा, फिर $1 से ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि कम्पिटिटिवनेस तो घट ही रहा है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर 2 गलत होगा। ऑप्शन नंबर 2 गलत होते ही इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इस तरीके से आज 2022 के जो इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चंस हैं वो कवर कर लिए हैं, और इसके बाद में हम 2021 के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस कल से स्टार्ट करेंगे, और उसको भी 2 या 3 पार्ट में कवर कर देंगे, और इसी तरीके से हर सब्जेक्ट में करेंगे। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर हमारे यूट्यूब के ही वीडियोज़ के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हम लोग उसको सही से एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।